कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर। पोल्स लगे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड से ये बनता है और ये इस तरह से देखो पोल्स लगे, और इन पोल्स में भी जो सबसे ऊंची हाइट का पोल होता है उसको कहा जाता है मेन मास्ट, राइट। अब यहाँ पर गॉर्डन कुक परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो वेव्स की हाइट थी वो लगभग इस मेन मास्ट की हाइट जितनी हो रही थी, तो ये तो बहुत ही डरावना हो सकता था, राइट। क्योंकि पानी अगर फुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एकदम मक्खन जैसे हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लेंगे। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो क्लास 11th आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 2, विच इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आई एम श्योर चैप्टर के टाइटल ने पहले ही डरा दिया होगा, इतना बड़ा टाइटल वाला चैप्टर है तो कुछ तो अमेजिंग इसमें होगा। और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन आई कैन वाउच फॉर इट कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एकदम मक्खन जैसे हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लेंगे। लेकिन हाँ, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, बिकॉज हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे, कुछ थीम्स पर बात करेंगे, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में अक्सर इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। एंड फॉर दोज जो अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, पुराने चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, भाई फटाफट से जाके पहले आप पुराने सारे चैप्टर्स का भी रिविजन कर लो। उसमें हमने वन शॉट्स के थ्रू पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर का दिया है, उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स एंड सम क्वेश्चंस एज वेल, वो सब कुछ डिस्कस्ड है, तो जाके वो भी देख लो। और ये चैप्टर को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेने से पहले मैं क्विक ओवरव्यू आपको देती हूँ कि एग्जैक्टली आप इस चैप्टर में कवर क्या करने वाले हो। तो थोड़ा बहुत तो थ्रिलिंग सा, एडवेंचरस सा ये चैप्टर आपको दिख रहा होगा। आई मीन टाइटल से भी आप समझ रहे होगे कि कुछ तो एडवेंचरस डेफिनेटली इस चैप्टर में है। नाउ ये चैप्टर हमारे आगे प्रेजेंट किया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने, जिसमें से गॉर्डन कुक आपको एज ए नरेटर भी इस चैप्टर में दिखेंगे। और यहाँ पर जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें आप देख रहे हो कि देयर इज अ फैमिली, देयर इज अ बोट एंड सम सॉर्ट ऑफ एडवेंचर इज गोइंग ऑन, जिसका स्नैप यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये गॉर्डन कुक एक्चुअली प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ राउंड द वर्ल्ड वॉयज का, राइट। राउंड द वर्ल्ड वॉयज एज इन कि वो प्लान करते हैं कि वो सी रूट से ट्रैवल करेंगे। वाई? और ये प्लान उनका क्यों बनता है? बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिनका नाम था जेम्स कुक। अब आप ये मत सोचना कि गॉर्डन कुक है, जेम्स कुक है तो कुक भाई भाई हो गए, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। जेम्स कुक काफी पहले बहुत रिनाउंड एक्सप्लोरर थे, कार्टोग्राफर थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सी रूट्स प्लान किए हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर गॉर्डन कुक भी सोचते हैं कि क्यों ना उन्हें कॉपी किया जाए और अपनी फैमिली के साथ एक एडवेंचरस ट्रिप प्लान की जाए। तो उसी पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। और ये क्या प्रोमिनेंट थीम पर बात करता है, देखो पूरी फैमिली को साथ लेकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इस चैप्टर में नजर आती है थीम ऑफ यूनिटी, राइट। कि किस तरह से अगर फैमिली एज अ यूनिट काम कर रही है तो डेफिनेटली आप कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर जाओगे, टैकल कर जाओगे, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर स्ट्रगल, उस पर्टिकुलर ट्रबल को ओवरकम कर जाओगे। टीम वर्क की थीम हमें इसमें नजर आती है एंड एन इनडोमिटेबल स्पिरिट। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप लोगों ने नोटबुक अपनी रखी है सामने तो ये वर्ड, ये फ्रेज आप डेफिनेटली नोट डाउन कर लो, इस चैप्टर के आंसर्स में आपके काम आएगा। सो द कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर दे शोड एन इनडोमिटेबल स्पिरिट। अब ये भयंकर से वर्ड का मीनिंग क्या है? इनडोमिटेबल का मतलब आप ऐसे समझ लो इनविंसिबल, राइट, जिसको कि हराना बहुत मुश्किल हो, अनेबल टू डिफीट, राइट। सो इस चैप्टर से ये सारी थीम्स हमें नजर आती है और ये सारे ही पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हेल्प करते हैं टू ओवरकम द टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस। अब लाइफ में यार देखो, सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। अब आप देखोगे कि इस एडवेंचरस ट्रिप को बहुत सालों तक प्लान किया कुक फैमिली ने, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इस तरह की देखो, एग्जैक्टली तो यहाँ पर एक एडवेंचरस ट्रिप दिखाई गई है, बट देन लाइफ भी तो ऐसी होती है ना, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड। आपको नहीं पता कि कब आपकी प्लानिंग से हटके कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आ जाए, तब आप क्या करोगे? आप इंस्टेड ऑफ फीलिंग पैनिक्ड, आप डेफिनेटली उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो यही सब हमें इस चैप्टर से पता चलता है। द फैमिली मेंबर्स ट्रस्ट द नरेटर
डेफिनेटली फैमिली में हमें हर एक इंडिविजुअल पर ट्रस्ट दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो नरेटर यानी कि गॉर्डन कुक पर फैमिली मेंबर्स जो है, नरेटर का नाम मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, ही इज द नरेटर। वो पूरी स्टोरी जो है नरेट करेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फिक्शनल है, ये रियल इंसिडेंट है जिसको आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। और उनका फेथ भी नजर आता है कि कितना फेथ वो अपने इस पर्टिकुलर में, देखो यहाँ पर गॉर्डन कुक इज द नरेटर और सारे कैरेक्टर्स उनके फैमिली मेंबर्स ही हैं। दो और भी लोग होते हैं, वो कौन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो वो सब अपना फेथ रखते हैं इन पर, क्योंकि इन्होंने लीड किया है तो डेफिनेटली आपको भरोसा भी रखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से ही गॉर्डन कुक का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो हर तरह के ऑड्स से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट। सो दिस पर्टिकुलर फेथ केप्ट हिम गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ऑल ऑड्स मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम किसी को डिस्करेज कर दें, होपलेस कर दें, तो वो कैसे लड़ेगा। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स ने एज यू नो अ कंप्लीट वन यूनिट उन्होंने प्रेजेंट किया कि कैसे उनका फेथ अल्टीमेटली हेल्प करेगा गॉर्डन कुक को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। अब इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स आप देखोगे, दे आर ऑल ब्रेव एंड दे लव ईच अदर इमेंसली। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसमें आप देखेंगे गॉर्डन कुक का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम है जॉनथन। अब ऐसी सिचुएशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर होता क्या है कि ये लोग जिस ट्रिप को प्लान करते हैं वहां पर अनएक्सपेक्टेडली कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्लानिंग सारी बेकार हो जाती है। और एक बहुत ही डिजास्टरस, ये अपनी बोट पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनकी बोट पूरी साबोटाज हो जाती है, डैमेज हो जाती है। मुझे पता है कि अब जैसे ये सी और बोट की बातें आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली टाइटैनिक मूवी चल रही होगी, बट हम टाइटैनिक नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जिस बोट के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है वेव वॉकर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, आगे हम लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेनेशन लेंगे तो चैप्टर में आपको ये मेंशन्ड मिलेगा। तो उनका जो छोटा बेटा था उसने बहुत अच्छा सा करेज दिखाया। अदरवाइज इतने छोटे बच्चे यूजुअली ऐसी सिचुएशन में बहुत पैनिक क्रिएट कर देते हैं, बट ये एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने मिला। इनफैक्ट उनकी एक बेटी भी होती है जो सिमिलर वहां पर नेचर एग्जिबिट करती है। एग्जिबिट का मतलब होता है शो, राइट। एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू डाई इफ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर टुगेदर। इनफैक्ट ये जो चैप्टर का टाइटल है ये उसी के एक डायलॉग पर बेस्ड है, क्योंकि वो यही बोलता है कि हम लोग रेडी हैं मरने के लिए भी अगर हम सब साथ में रहेंगे, राइट। इफ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर टुगेदर, ऑल दैट मैटर्स इज दैट दे आर टुगेदर। मैटर सिर्फ ये करता है कि वो लोग साथ में हैं, दे आर यूनाइटेड। एंड द यंग गर्ल सूजन, जिस बच्ची की मैं बात कर रही थी, राइट, सूजन, शी इज सीरियसली इंजर्ड। उसको इस पूरे ट्रैजिक से एडवेंचर में बहुत चोट आती है, बट शी स्टिल चूजेस नॉट टू एड टू हर फादर्स वरीज। वो अपने फादर की टेंशन के वरी को बढ़ाना नहीं चाहती है, तो उन्हें कुछ भी रिवील नहीं करती है, अपना पेन नहीं दिखाती है, राइट। Who is struggling to save everyone? उसके फादर जो सबको बचाने में लगे हुए, वो अपने फादर के वरीज में और एड ऑन नहीं करती है। एंड द स्टोरी ब्यूटिफुली हाईलाइट्स द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स। और ये स्टोरी हाईलाइट करता है सारे ही मेंबर्स के कंबाइंड एफर्ट्स को, जो इस भयंकर से एडवर्स से कंडीशन से टैकल करने में हेल्प करता है सभी को। अदरवाइज एक भी सरवाइव नहीं कर पाता, राइट। तो अब हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेते हैं। सो कैसे ये चैप्टर शुरू होता है। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी सन जॉनथन 6, ये ईयर लिखा हुआ है बच्चे का, राइट, डॉटर सुजन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लिमथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। तो इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने पहला तो अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताया कि उनकी वाइफ है, राइट, और कौन से ईयर की बात है, 1976 में उन्होंने अपनी इस जर्नी को प्लान किया। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फैमिली मेंबर्स, उन्होंने अपनी वाइफ मैरी से इंट्रोड्यूस करवाया। उनका बेटा था जो नाथन, जो 6 years का था, 6 साल का बच्चा। सोचो, अभी आपको मैंने इतना इंट्रोडक्शन में जो बताया था कि वो इतना करेज दिखा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो अमेजिंग स्पिरिट, इनडोमिटेबल स्पिरिट इन बच्चों ने दिखाई है। बेटी जो है वो 7 साल की है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड आई कौन है यहाँ पर, आई है हमारे गॉर्डन कुक द नरेटर। सो ये शुरू होते हैं, ये अपनी सेल शुरू करते हैं कहाँ से, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट था वो था फ्रॉम प्लिमथ इंग्लैंड। आपको ये नाम याद रखने होंगे कि इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। सो इनकी जर्नी शुरू हुई प्लिमथ, यानी कि जो कि जगह है इंग्लैंड में, यहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है। और ये क्यों ये जर्नी प्लान करते हैं, ताकि ये जो राउंड द वर्ल्ड वॉयेज है, बेसिकली जो एक वॉयेज का मतलब होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, वैसे तो वोयाज, राइट, वोयाजे, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, वहां से ये इंग्लिश में एड ऑन किया गया है। एंड
इसको प्रोनाउंस वॉयेज या वोयाज दोनों तरह से कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब है ट्रिप, एक जर्नी। तो ये राउंड द वर्ल्ड जर्नी प्लान करते हैं किससे इंस्पायर होकर? कैप्टन जेम्स कुक। तो ही इज द अदर पर्सन। इसको आप नरेटर नहीं बोलेंगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गॉर्डन कुक नरेटर है, जेम्स कुक से वो इंस्पायर हुए थे और ये सेम फैमिली के मेंबर्स नहीं थे, राइट। और 200 साल पहले जेम्स कुक ने जो जर्नी अपनी प्लान की थी उससे इंस्पायर होकर गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ ये जर्नी प्लान करते हैं और इनकी जर्नी शुरू होती है प्लिमथ से। प्लिमथ इज द प्लेस इन इंग्लैंड। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है कि काफी लंबे टाइम से मैरी उनकी वाइफ और वो खुद जो कि 37-year-old businessman थे, right? They had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Now, दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लान किया था कि वो जेम्स कुक के इस जर्नी को डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करेंगे, उनसे इंस्पायर होकर। उनका भी ड्रीम था टू सेट सेल, राइट। और ऐसा नहीं था कि आज मन किया और कल चले गए, लो भाई बैग पैक किया अपना और आज एक बोट पकड़ी, टिकट्स बुक की और चले गए, ऐसा नहीं था। 16 years, they took 16 years। किस काम में उन्होंने 16 साल लगाए? टू hone their seafaring skills. Now this is an important phrase, honing our seafaring skills। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है जब आप अपनी स्किल्स पर और काम करते हो, लाइक जैसे आप लोगों की समर वेकेशंस होती है तो उस टाइम पर आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। फिर वो आपके राइटिंग स्किल्स हो, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, प्रोबेबली आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हो एंड सो ऑन, राइट। कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी स्किल्स पर जब काम करते हो, आप उसको और रिफाइन करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए दिस फ्रेज इज यूज क्या कि होनिंग आवर सीफारिंग स्किल्स। अब आप सभी बच्चे इस फ्रेज से मुझे एक एक सेंटेंस बना के दिखाएंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा फ्रेज है। कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, नहीं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी आपको एनीवे काम आएगा, राइट। नाउ आवर बोट वेव वॉकर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर अपनी बोट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टाइटैनिक की बात नहीं कर रही हूँ, बार बार मैं बता रही हूँ आपको। सो ये वेव वॉकर है इनकी बोट का नाम, और इस वेव वॉकर का उन्होंने पूरा डिमेंशन मेंशन किया है। उन्होंने क्या बताया है कि ये 23 मीटर की पूरी इसकी लेंथ है, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, कि भाई वेट भी दिया हुआ है 30 टन का पूरा वुडन मटेरियल से। इसकी जो बॉडी है, हल क्या होता है एक्चुअली में, ये जो आउटर पूरा पोर्शन है इसको हल बोला जाता है बोट का या शिप का। सो वुडन हल्ड ब्यूटी, वेव वॉकर है ये इसका नाम। एंड इट हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया है, हस्बैंड वाइफ ने, वो थोड़ी इतने प्रोफेशनल थे, इन्होंने प्रॉपर इसको प्रोफेशनली बनवाया। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और पूरी प्लानिंग इन्होंने की थी कि भाई रफ से रफ, बेकार से बेकार वेदर में भी हम इसको टेस्ट करके प्रॉपर अपनी प्लानिंग से ही उतरे थे सी रूट पर, राइट, अपने इस ट्रिप पर, अपने इस वॉयज पर। तो उन्होंने बहुत ही बुरे से बुरे वेदर में भी इसको टेस्ट कर लिया था। सो द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। अब इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फ्रेज और आया आपके सामने, विच इज द फर्स्ट लेग। नाउ व्हाट डज दिस मीन? द फर्स्ट लेग मतलब द फर्स्ट स्टेप, यानी कि इनकी जर्नी का जो पहला स्टेप था, पहला पड़ाव था एक तरह से, वो बहुत स्मूथली निकला, राइट। इन्होंने टोटल प्लान किया था कि लगभग 3 साल तो इन्हें लगेंगे इस जर्नी में, तो पहला पड़ाव बहुत अच्छा रहा। लगभग इन्होंने कितना किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया, यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है, और इनकी जर्नी बहुत ही अच्छी भी थी। और फिर ये फाइनली अब कहाँ पहुंचे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, बेसिकली वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन की तरफ अब इनका जो है रूट डाइवर्ट हो रहा है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen। अब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन ये पहुंचे, और उससे आगे बढ़ने से पहले ईस्ट की तरफ अब इन्हें जाना था, और उससे आगे बढ़ने से पहले इन्होंने 2 क्रूमैन को अपने साथ एड ऑन किया। ना क्रूमैन बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए जो अप्रेंटिस होते हैं, हेल्पर्स, अपने साथ और 2 मेंबर्स इन्होंने जोड़ लिए ताकि फर्दर जो भी इनको हेल्प की जरूरत हो वो इनको मिल जाए। और वो दोनों कौन थे? एक तो भाई अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी, और एक स्विस था जिनका नाम था हर्ब, राइट। सो दोनों ही उनके हेल्प के लिए थे कि ताकि इसके बाद जो सदर्न इंडियन ओशन आने वाला है वो बहुत ही रफ है, उनको पता था, सारी प्लानिंग उन्होंने की थी। यहाँ से ये क्लियरली दिखा रहा है, ये जो उनका आइडिया था ना कि इन्होंने 2 क्रूमैन को अपने साथ एड ऑन किया, इट क्लियरली शोज दैट दे हैड ऑलरेडी प्लान्ड। उनको पता था, ये आइडिया था
कि आगे जो द सदर्न इंडियन ओशन आने वाला है वो बहुत ही रफ होगा। सो उन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से 2 क्रू मैन अपने साथ जोड़ लिए, राइट। नाउ ऑन अ सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और जब ये केप टाउन से आगे निकल रहे थे, ऑन द सेकेंड डे, दूसरा दिन था, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वहां पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड जो है वहां पर आने लगी। एंड स्ट्रॉन्ग विंड को ही गेल्स बोला जाता है, राइट। इनको समझ में आ गया कि गड़बड़ होना शुरू हो चुकी है। इनकाउंटर मतलब होता है सडन मीटिंग, राइट, एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूअस ये तेज हवा चल रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गॉर्डन कुक को परेशान ये गेल्स नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था, एक्सपेक्टेड था, राइट। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। उनको जो परेशान कर रही थी बात वो था कि जो सामने सी से वेव्स का साइज आ रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि वो लगभग 15 मीटर्स की हाइट की वेव्स आ रही थी। और वो 15 मीटर हाइट, पता है, उनके जिस बोट में वो ट्रैवल कर रहे थे, वेव वॉकर में, उनका जो सबसे हाईएस्ट ना मेन मास्ट उसको कहा जाता है। मेन मास्ट क्या होता है, देखो इस चैप्टर में आप लोग शिप से रिलेटेड, बोट से रिलेटेड काफी सारी नई वोकैबुलरीज देखोगे। तो यहां से अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो, अगर देखो आपके पास, अब मैं ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक पिक्चर लेकर आई हूँ आपके लिए, इससे पहले कि तुम मेरी ड्रॉइंग का मजाक बनाओ। सो ये आपका सपोज ये बोट है, और इसमें ना इस तरह से वर्टिकल पोल्स लगे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड से ये बनता है, और ये इस तरह से देखो पोल्स लगे, और इन पोल्स में भी जो सबसे ऊंची हाइट का पोल होता है उसको कहा जाता है मेन मास्ट, राइट। अब यहां पर गॉर्डन कुक परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो वेव्स की हाइट थी वो लगभग इस मेन मास्ट की हाइट जितनी हो रही थी। तो ये तो बहुत ही डरावना हो सकता था, राइट, क्योंकि पानी अगर सारा बोट में आएगा तो वो डेफिनेटली उनके लिए खतरा है। एंड December 25 found us 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। फिर उन्होंने क्या बताया, 25 दिसंबर कौन सा डे होता है, क्रिसमस डे होता है। तो उस दिन में वो कहाँ थे, केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वो पहुंच गए थे। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपसे ना एग्जैक्ट ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि भाई 25 दिसंबर को वो कहाँ थे, पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि उनकी जर्नी को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि December 25 को वो कहाँ थे। दे वर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से ईस्ट की डायरेक्शन में वो लगभग 3500 किलोमीटर आगे थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, नाउ एट्रोशियस अनदर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। एट्रोशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरा, एक्सट्रीमली बैड। इतने बुरे वेदर के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलिडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। क्रिसमस तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, बहुत ही अमेजिंग सा हॉलिडे उनका रहा। एंड न्यू ईयर्स डे सॉ नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर, और 1 जनवरी द न्यू ईयर्स डे कोई इंप्रूवमेंट नहीं था वेदर में, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमने फिर भी लॉजिक लगाया, अपना स्टडी जो भी किया था, तो उसके हिसाब से हमें लगा कि चेंज हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। एंड इट डिड चेंज तो हुआ, बट फॉर द वर्स, लेकिन पहले से भी बुरा हो गया। अब सिचुएशन में कुछ भी बेटरमेंट नहीं था, सिचुएशन वर्सनड, और बुरी हालत हो गई। क्या हुआ एग्जैक्टली, लेट्स सी। एट डॉन ऑन January 2, 25 दिसंबर वॉज क्वाइट, चल गया काम, गेल्स थी, स्ट्रॉन्ग गेल्स, कोई बात नहीं, एट्रोशियस वेदर था, उन्होंने फिर भी अपना हॉलिडे सेलिब्रेट किया। दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई इंप्रूवमेंट होगा वेदर में, बट इंप्रूवमेंट हुआ, बट सिचुएशन और बुरी हो गई। इंप्रूवमेंट किस सेंस में, इंप्रूवमेंट एज एन कुछ बेटर नहीं हुआ, और बुरा हो गया हालात। अब कब की बात कर रहे हैं, अब 2 जनवरी, न्यू ईयर्स डे भी सेलिब्रेट हो गया उनका जो भी था, के बाद कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं था। और स्पेसिफिकली अब उन्होंने January 2 की अर्ली मॉर्निंग को मेंशन किया है। डॉन इज एक्सट्रीमली, वो अर्ली मॉर्निंग जो होता है एकदम सुबह सुबह का, January 2, द वेव्स वर जाइगैंटिक, दे वर ह्यूज, बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स वहां पर आ रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। अब यहां पर पीछे अपने मास्ट का मैंने आप लोगों को बताया था, अब यहां पर हमारे पास आया है स्टॉर्म जिब। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे मान लो, चलो तुमने मुझे ड्राइंग बनाने पर मजबूर कर ही दिया है तो बना ही देती हूँ। एक छोटी सी बोट है, इसमें एक ये आपका मास्ट लगा हुआ है, और ये जो इस तरह से आप ट्रायंगुलर कपड़ा देखते हो, कई जगहों पे आप देखते हो ट्रायंगुलर, कई जगहों पर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर सा भी होता है, इसको सेल कहा जाता है।
ठीक है, और ये हेल्प करता है, ये थोड़े से डिफरेंट तरह के कपड़े से बनता है, राइट, और ये हेल्प करता है विंड के थ्रू बोट की मूवमेंट में, राइट, फोर्स लगता है विंड का और उस हिसाब से बोट थोड़ा मूव करती है। नाउ ये अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के होते हैं, शेप ज्यादातर आपको ट्रायंगुलर ही मिलेगा, और इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े से होते हैं, कुछ छोटे छोटे से होते हैं। तो जो इस तरह से छोटे से सेल्स होते हैं इनको जिब कहा जाता है, राइट। सो जिब इज अ स्मॉल सेल इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। ऐसा सेल जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, उनको जिब कहा जाता है। पोजिशन्ड इन फ्रंट ऑफ द मेन सेल ऑन अ बोट, जो आपकी बोट का मेन सेल होगा, है ना, जो मेन बड़ा सा सेल होगा उसके जस्ट सामने में ही जिब को लगाया जाता है। अब उसमें भी एक स्पेसिफिक नाम आपके पास मेंशन्ड है, स्टॉर्म जिब, राइट। अब ये स्टॉर्म जिब आप खुद समझ जाओ, स्टॉर्म जिब क्या होगा। ये भी एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग सेल है, यानी कि जिब ही है जो सेल बोट्स यूज करते हैं खास करके स्टॉर्म लाइक सिचुएशन में, राइट। तो जो स्टॉर्म लाइक सिचुएशन में जिब यूज किया जाता है उसको स्टॉर्म जिब बोला जाता है। तो अभी ये लोग समझ गए थे कि बहुत तेज हवा है, तो इन्होंने अपने स्टॉर्म जिब का यूज किया था एंड वाज स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। नॉट्स क्या है, ये यूनिट है, राइट, जो आपका जैसे देखते हो कि लेंथ नापने के लिए वी हैव मीटर एंड वेट नापने के लिए वी हैव ग्राम, किलोग्राम, राइट। तो नॉट यहाँ पर यूनिट ऑफ स्पीड है विच इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, राइट। तो ये यहाँ पर सी रूट में जो भी विंड स्पीड है और जिस हिसाब से इनका बोट ट्रैवल कर रहा है उसको इन्होंने नॉट से मेजर किया है। नाउ एज द शिप, और ये 8 नॉट्स भी ना बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा है, राइट, बहुत ज्यादा है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जैसे जैसे सी, जो इनका जो बोट था, ये शिप कह लो, वो आगे बढ़ रहा था, इट रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जितनी बार वेव आ रही थी उसके ऊपर ये शिप निकल रही थी। हम लोग देख सकते थे enormous seas rolling towards us, huge sea, huge waves वो हमारी तरफ आते हमें नजर आ रही थी, and it was dangerous, and the screaming of the wind, और बहुत तेज तेज विंड की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और ये कोई म्यूजिक नहीं था, ये डरा रहा था, ये पेनफुल था हमारे कानों के लिए, राइट, बिकॉज इट वॉज ट्रेचरस, बहुत ही खतरनाक था ये। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। अब स्टॉर्म जिब से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, हमारे बोट की स्पीड उल्टा और तेज हो रही थी, और ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, वो डायरेक्शन वगैरह उनकी चेंज उनके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिब को ही ड्रॉप कर दिया, राइट, एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग रोप। नाउ व्हाट इज अ मूरिंग रोप, दिस इज अ मूरिंग रोप। अब इन्होंने मूरिंग रोप का यूज किया in a loop across the stern, another vocabulary related to ship. तो stern क्या होता है, stern is basically the back part of a ship or boat। मान लो कि भाई ये आपकी ship या boat है, ठीक है, और इस तरह का कुछ शेप है, ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया और ये इसका सपोज बैक पार्ट हो गया। तो इस बैक पोर्शन को ही स्टर्न कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम होता है एफ्ट। तो आगे आप पढ़ोगे ये वर्ड भी आएगा आपके पास, दोनों सेम ही चीज को बोला जाता है, बस एक थोड़ा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, एक नॉर्मली लेमैन्स टर्म में हम बोल देते हैं। सो क्या किया, इस मूरिंग रोप को उन्होंने यहां पर टक किया, इसको इस तरह से अटैच कर दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और हर चीज उन्होंने डबल डबल अपने पास स्टेबल करके रख ली। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, राइट, जो एक्स्ट्रा बोट्स वगैरह होती है, लाइफ राफ्ट ड्रिल, उन्होंने सब कुछ अपने पास अरेंज करके रख लिया ताकि कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो जब एकदम रिस्की हो जाए मामला तो वो अपने आप को बचा सकें। अटैच्ड लाइफ लाइन्स उन्होंने अटैच कर दी। डोन्ड ऑयल स्किन्स, नाउ डोन्ड इज बेसिकली अ वर्ब, डॉन, राइट। डॉन का मतलब होता है आप जब कुछ भी कपड़ा पहनते हो तो उसको डॉन्ड बोला जाता है पास्ट टेंस में, इसलिए डॉन्ड। ऑयल स्किन्स देखो इस तरह का थोड़ा सा वाटरप्रूफ क्लोथिंग को बोला गया है। एंड लाइफ जैकेट्स उन्होंने सब कुछ अपने पास रख ली एंड वेटेड, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब वेट किया व्हाट वाज इम्पेंडिंग, राइट, जो भी अपकमिंग डिजास्टर उनके पास आने वाला था उन्होंने उसका वेट किया। नाउ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर came at about 6 PM, और अब जिसकी तैयारी, जिस डिजास्टर की तैयारी वो इतनी देर से कर रहे थे उसका थोड़ा सा उनको अंदाजा होने लगा था। सो द फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला अंदाजा हुआ ऑफ इम्पेंडिंग यानी कि अपकमिंग डिजास्टर का जो अंदाजा उनको हुआ वो लगभग 6 बजे के आसपास हुआ। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक ऐसा साइलेंस जो बोलते हैं ना कि ये तूफान से पहले की शांति है,
तो उसको बोला गया है ओमिनस साइलेंस, राइट। ये क्या सजेस्ट कर रही थी ये शांति कि भाई कुछ तो बुरा होने वाला है। एकदम शांत हो गया था सब कुछ। विंड ड्रॉप्ड, हवा चलनी भी बंद हो गई थी, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और एकदम से सब अंधेरा सा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और अचानक से तेजी से रोरिंग साउंड सुनाई देती है, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बड़ा सा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर ने पूरे शिप के एफ्ट को, रिमेंबर पीछे मैंने कहा था स्टर्न को ही एफ्ट बोलते हैं, द बैक पोर्शन ऑफ द शिप, उसको पूरा घेर लिया। टावर्ड का मतलब पूरा उसको सराउंड कर लिया, घेर लिया। विद हॉरर, ऑफ कोर्स यार इस सिचुएशन में थोड़ी तुम्हें मजा आएगा, डर ही लगेगा ना। सो विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, एंड यहाँ पर गॉर्डन कुक को रियलाइज हुआ कि ये क्लाउड तो नहीं है, इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये तो एक वेव है तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और बिल्कुल सीधी वेव थी, बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अभी तक जितनी वेव्स आ रही थी उसके डबल हाइट की थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। नाउ व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट बेसिकली आपका हाईएस्ट पॉइंट है उस वेव का। मान लो ये आपकी वेव आई तो इसके जो क्रस्ट था वो बहुत ही डरावने तरह से ऐसा ब्रेक होकर उनकी बोट पर गिर रहा था। तो ये बहुत ही डेंजरस सा सीन नजर आ रहा था, डिजास्टरस सा सीन उनके सामने नजर आ रहा था। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर। अब जो ये रोर था ये एकदम से थंडर में बदल गया, मतलब और भी ज्यादा सिचुएशन वर्स हो गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, क्योंकि जो बैक पोर्शन था वो वेव की डायरेक्शन में ऐसा अप ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो बोट जो है अब वो भी थोड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगी थी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात थी। सब कुछ, वरना हर कोई, जितने भी लोग उस बोट में थे, उस शिप में थे, वो नीचे चले जाते। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक कुछ मोमेंट के लिए तो लगा कि बस अब तो हम गए, समझो अभी हम इस वेव के साथ ही निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। लेकिन सडनली डेक पर एक जोर का धमाका होता है, ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सुनाई देता है। डेक क्या है एग्जैक्टली? डेक ऑफ द शिप इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट पीपल वॉक ऑन। मान लो कि ये आपकी शिप है, पता नहीं कितनी बार और मुझे शिप बनानी पड़ेगी तुम लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं। कि मान लो ये तुम्हारी एक शिप है या बोट है, और इसमें जिस पार्ट पर लोग चलते हैं ना उसको डेक बोला जाता है, राइट। सो पूरा वहां से आवाज आती है, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और ये आवाज किसकी थी? टॉरेंट, ये तो बहुत ही स्मूथ वाटर लग रहा है। टॉरेंट इज बेसिकली जो पानी फोर्सफुली आता है, और वो फोर्स में आता है तो उसका कलर कैसा नजर आता है? ग्रीन एंड व्हाइट कलर का, राइट। तो एकदम से वो शिप में एंटर कर गया था वो पानी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और फोर्स के साथ आया तो अपने साथ वो लोगों को भी चोट पहुंचाता हुआ गया। और इसमें गॉर्डन कुक का सर जो है वो सीधा जाकर व्हील पर लग जाता है, राइट। स्टीयरिंग व्हील जहां से वो बोट को कंट्रोल कर रहे थे उस पर लग जाता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और मुझे सिर्फ इतना याद था गॉर्डन कुक को कि भाई वो किस तरह से डूब रहे थे उस वेव में। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू डाई। अप्रोचिंग मतलब अपकमिंग, राइट। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा था, सारा शोर मुझे सुनाई देना बंद हो गया। आई वॉज क्वाइट पीसफुल। अब वो फेंट हो रहे थे, राइट। सो अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन सडनली क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ही थॉट कि भाई अब तो उनकी डेथ हो ही जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। उनका सर एकदम से पानी से बाहर निकला। वैसा हीरो एंट्री हो जाती है ना एकदम से, कि वेट कर रहे हैं लोग कि उठेगा वो हीरो, मदद करेगा। यहाँ पर एकदम से उनका सर जो है पानी से बाहर निकलता है। A few meters away, थोड़े ही मीटर पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। अब वेव वॉकर उनको नजर आ रहा था, उनकी शिप उन्हें नजर आ रही थी, वो लगभग कैप्साइज हो रही थी। नाउ दिस इज द पोजिशन जिसको हम कैप्साइजिंग बोलते हैं। पक्का यहाँ से टाइटैनिक तो याद आ ही गया होगा, डेफिनेटली याद आ गया होगा। सो देखो यहाँ पर किस तरह से आधा पोर्शन पानी में है और आधा बाहर है। तो लगभग इस हालत में वेव वॉकर पहुंचने वाली ही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था वो लगभग वर्टिकल पोजीशन में होने की जगह एकदम हॉरिजॉन्टल होने ही वाला था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, दूसरी तरफ से वेव आती है और उसको फिक्स कर देती है, सीधा बना देती है। ठीक है, हर्ल्ड मतलब है थ्रू, ओके, उसको फेंक के सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड आउट, और उनका जो लाइफ लाइन उन्होंने पहना था वो एकदम से टाइट हो जाता है।
right? I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. और ये guard rails को पकड़ते हुए, देखो ये आपको साइड में रेलिंग्स दिख रही है ना, इनको guard rails बोला जाता है। तो इनको पकड़ते हुए किसी तरह वो वेव वॉकर पे पहुंचे और उसके मेन बूम। नाउ व्हाट इज बूम? बूम क्या होता है? आपने अगर देखा हो तो अभी मैं आपको पीछे जो इमेजेस दिखा रही थी उसमें हमने मेन मास्ट देखा था, उसका सेल देखा था। अब उस सेल को जो ये बैलेंस प्रोवाइड करता है इसको बूम कहा जाता है, ठीक है? आपके मेन मास्ट पर जो सेल लगी है उसको जो बैलेंस देता है, नीचे हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रक्चर लगा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से इसे बनाया जाता है, एक एंगल प्रोवाइड करता है, वो उसको बूम कहा जाता है। तो किसी तरह वो वहां तक पहुंचे एंड सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और लगातार वेव्स आ रही थी और मुझे यहां से वहां एक कपड़े की गुड़िया के जैसे फेंक रही थी, बिल्कुल। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अभी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ हालत गॉर्डन कुक की क्या थी कि उनके लेफ्ट साइड के रिब्स जो थे वो बिल्कुल टूट चुके थे, वो क्रैक्ड। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मुंह में उनका सारा खून भर चुका था, दांत उनके टूट चुके थे। एंड समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह वो स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचे। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। उन्होंने किसी तरह द बैक पार्ट ऑफ द बोट उसको थोड़ा सा फिक्स किया। लाइंड अप का मतलब क्या होता है कि उसको अरेंज किया, वो बहुत ही बुरी सी कंडीशन में था, इधर उधर थोड़ा सा हो रहा था, उसको फिक्स किया। एंड देन ही वेटेड, राइट, ही हंग ऑन, वो रुके रहे वहां पर, प्लान कर रहे थे कि अब क्या करना है, कैसे करना है। सो ही वेटेड देयर। नाउ वाटर वाटर एवरीवेयर। अब उनको हर तरफ क्या नजर आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ पानी। इतना हॉरिबल सिचुएशन है, सोचो क्या हालत हो रही होगी। वो इतने दिनों से पानी में ही है और अब इतना कुछ सफर कर रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी पानी भर चुका था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। मुझे फील हो रहा था कि नीचे भी पानी भर चुका है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। बट मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि मैं उस व्हील को छोड़ू और चेक करने जाऊं कि पानी कहाँ तक भरा है, क्योंकि अगर वो स्टेयरिंग व्हील को कंट्रोल नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। लेकिन अचानक से फ्रंट हैच देखो इस तरह से ओपन हुआ और उसमें से मैरी बाहर आती है, उनकी वाइफ बाहर आती है। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, और वो चीख के बोलती है हम डूब रहे हैं। डेक्स आर स्मैश्ड, जितना भी डेक, जितना भी वो पोर्शन था जहां पर लोग चलते हैं, वो सारा पोर्शन तबाह हो चुका है। स्मैश्ड, इट्स ब्रोकन, इट्स डैमेज्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। और अब उनकी वाइफ सामने थी तो उन्होंने बोला कि नाउ फटाफट से तुम ये स्टेयरिंग व्हील को पकड़ो, इसको बैलेंस करो, इसको होल्ड करो एंड टेक कंट्रोल ऑफ इट। और फिर वो अप्रोच करते हैं हैच की तरफ, वो यहाँ जाते हैं क्योंकि इतना डेंजरस सिचुएशन उन्होंने बताया है तो अब उनका बनता है चेक करना। स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है जब आप स्ट्रगल करके मूव करते हो, अपने हाथ और पैरों का यूज करके आगे की तरफ बढ़ते हो, तो वो बहुत स्ट्रगल करके हैच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अब स्टीयरिंग व्हील उनकी वाइफ के कंट्रोल में होता है। नाउ लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। और ऐसा नहीं था कि क्रूमैन काम नहीं कर रहे थे, देखो सब कोई लगा हुआ है। वाइफ जो है अब वहां उनका स्टीयरिंग व्हील संभाल रही है। क्रूमैन जो थे लैरी एंड हर्ब, वो भी पंप कर रहे थे, पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल मैडमैन की तरह, रुक ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जहां यहाँ वहां लकड़ियां टूटी हुई कहीं भी लटकी हुई है, कहीं से भी वो आपके सर पर अटैक कर सकती है। द होल स्टारबोर्ड साइड। नाउ व्हाट इज स्टारबोर्ड साइड? द राइट साइड, ठीक है? पूरा का पूरा जो राइट साइड था ना उस बोट का, उस शिप का, इट बल्ज्ड इनवर्ड्स, वो सारा का सारा ना अंदर की तरफ आ गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर। ये सारी की सारी चीजें जो भी यहाँ मेंशन हुई हैं, ये सब इधर उधर उस पानी में घूम रही थी और जिसकी वजह से पानी तो आ ही रहा था, ये सारा सामान भी इधर से उधर फिकता चला जा रहा था और किसी ना किसी के सर पर इससे चोट आ रही थी। तो मूवमेंट बहुत रफ हो गई थी इस टाइम पर। आई हाफ स्वैम। अब गॉर्डन कुक जो है वो आधा आधा स्वैम करते हुए, क्रॉल करते हुए अपने बच्चों के केबिन तक पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा, यू आर राइट, आई आस्क। उन्होंने पूछा सब ठीक है, तुम लोग ठीक हो या नहीं? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। और देखो इस सिचुएशन में मैं होती तो मैं रोना शुरू कर देती कि भाई क्यों लेकर आए हो आप हमें यहाँ, हमें घर जाना है, यहाँ नहीं रहना है। लेकिन बच्चों को देखो, वो इतनी ब्रेवरी, इतना करेज दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल इस तरह से उनका बिहेवियर था। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। लेकिन बेचारी जो सूजन है, सू उसको यहाँ बोला गया है, वो बताती है कि थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर एक बम्प हो गया था, बहुत जोर का उसको चोट लगी थी।
आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन गॉर्डन कुक के पास टाइम नहीं था, उनको बस इतनी तसल्ली हो गई थी कि बच्चे उनके जिंदा हैं, उनको उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था बम्प्ड हेड्स देखने का, कि सूजा हुआ जो हेड है, सोलन हेड देखने का उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। एंड आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। सारा सामान जो भी उनको अभी जरूरत थी वो सब कुछ लेकर वो वापस डेक पर गए, विद स्टार बोर्ड साइड बैज्ड ओपन, राइट साइड जो उनका बोट का था, शिप का था, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। क्योंकि राइट साइड पूरा टूट चुका था तो बार बार शिप पर पानी आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर वो साइड ठीक नहीं करी तो वी वुड श्योरली सिंक, तो डेफिनेटली हम डूब ही जाएंगे, ऐसा गॉर्डन कुक के दिमाग में आ रहा था। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह उन्होंने जो भी सामान उनके पास था, कैनवस का मटेरियल यूज किया और पूरा वाटरप्रूफ हैच उसको कवर किया, ताकि जहां भी होल्स से पानी आ रहा है वो अब ना आए। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, फिर भी थोड़ा पानी अंदर जा ही रहा था, लेकिन मेजोरिटी जो था अब डिफ्लेक्ट हो रहा था दूसरी तरफ। डिफ्लेक्टेड का मतलब अब अपना उसने कोर्स चेंज कर लिया था, जिस डायरेक्शन से पानी एंटर कर रहा था अब वहां से वो साइडवेज जा रहा था, तो सिचुएशन थोड़ा सा अभी बेटर हुआ। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. लेकिन वही 9 days वंडर, सब कुछ ठीक होना हो ही रहा था कि अचानक से प्रॉब्लम बढ़ गई। क्यों? अब जो भी वो हैंडपंप्स यूज कर रहे थे वहां पर जितना भी, अब सिर्फ पानी तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा आपका वेस्ट मटेरियल, रबिश आइटम भी होगा, तो वो सारा डेब्रिस जो है उनके पूरी उस पाइपलाइन को ब्लॉक कर रहा था, राइट। एंड उनके इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया, अब पानी कैसे बाहर जाएगा? तो वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, तो बहुत ही डरावने तरह से पानी का लेवल फिर बढ़ने लगा। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. और मुझे ये भी पता चला, मैंने ढूंढा डेक पर, तो वहां पर हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे, स्पेयर हैंड पंप्स, यानी जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे, वो भी बोर्ड कहीं बाहर गिर चुके हैं, राइट। वो अब क्या हो चुके हैं, बहुत ही वायलेंट ट्विस्ट के साथ वेव्स ने उनको कहीं बाहर फेंक दिया है, तो उनके पास वो भी नहीं था। along with the forestay sail, another part of the boat, right। sail जो मैंने आपको बताया, the triangular cloth which is used, तो इसी तरह से एक जैसे storm jib था ऐसे ही forestay sail था, तो वो भी जो है बाहर फेंक, मतलब वेव्स ने उसको भी बाहर फेंक दिया है। जिब था वो भी बाहर है। द डिंगीज आपकी ऐसी स्मॉल बोट्स होती हैं, एंड द मेन एंकर, ये मेन एंकर था उनका। तो ये सारी चीजें इधर से उधर पूरी तरह से डैमेज होकर वेव्स की वजह से बाहर गिर चुकी थी। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर एकदम से याद आया उनको कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास क्या था, एक और इलेक्ट्रिक पंप था चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। उन्होंने दिमाग लगा, एकदम इम्प्रॉम्प्टू प्लान किया, ऑन द स्पॉट प्लानिंग की कि फटाफट से जुगाड़ करते हैं, कुछ अभी जुगाड़ ही काम आ सकता है और तो कोई तरीका नहीं है, हर चीज तो बाहर जा चुकी है, किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने उसको कनेक्ट किया एक आउट पाइप से और थैंक गॉड ये काम किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी रात उनकी ऐसे ही खिंच गई, पूरी रात ऐसे ही निकल गई। वो लोग क्या कर रहे थे, वो कंटिन्यूअस उस ठंडी सोचो इतना पानी है और इतनी बिटर कोल्ड वहां पर उनको फील करना पड़ रहा था, एक्सपीरियंस करना पड़ रहा था। तो पूरी रात उनकी पंपिंग में निकल गई, वो सही डायरेक्शन में स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे, रेडियो को काम कराने की कोशिश कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स, उनको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। मे डे कॉल्स में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा तो कन्वे नहीं कर पाते हो, लेकिन आप अगर किसी भी रिस्की सिचुएशन में हो, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो, तो आपको 3 बार मे डे बोलना होता है। तो किसी तरह से आपकी लोकेशन ट्रैक करके आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, पर कोई रिप्लाईज नहीं आ रहे थे उनके मे डे कॉल्स पर, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जो कि हैरानी की बात नहीं थी, वो इतने रिमोट कॉर्नर में थे, मेन सेंटर से, आई मीन सेंट्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से इतनी दूर थे, तो कहाँ ही उनको उस जगह पर रिप्लाईज मिलेंगे। Now Sue's head had swollen alarmingly. सूजन बेचारी बच्ची का हेड जो था वो बहुत ज्यादा सूज चुका था। अलार्मिंगली मतलब कि अब उस पर अटेंशन की नीड थी, लेकिन यहाँ पर अभी कोई टाइम नहीं था कि उसके सोलन हेड को अटेंशन दिया जाए। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी थी, सूज गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसने अपने आर्म पर एक कट भी दिखाया अपने पेरेंट्स को।
And when I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब फादर ने पूछा गॉर्डन कुक ने कि तुमने क्यों नहीं बताया पहले, और भी कहीं चोट लगी है क्या तुम्हें, she said कि I don't want to increase your troubles, मैं आपकी परेशानियां नहीं बढ़ाना चाहती थी. Right, so you can see the hidden courage, the indomitable spirit of these kids as well. एक 6-7 साल की बच्ची देखो इस तरह से अपने फादर को और इनकरेज कर रही है, उनको कहीं ना कहीं अपने फादर पर फेथ है कि वो सरवाइव कर जाएंगे, और वो अपने एंड से कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बट ऑल दे कैन डू इज टू डिक्रीज हिज वरीज. वो और उनकी टेंशन को नहीं बढ़ाना चाहते, सो उसने कुछ भी नहीं बताया. एंड बाय मॉर्निंग ऑन January 3 की मॉर्निंग में the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation. तो याद रखना है आपको कि January 2 की सुबह से ये पूरा डिजास्टर शुरू हो चुका था, एक्सट्रीम डिजास्टर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, January 2, राइट. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है, तो आप मोटा मोटा एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें कि भाई क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से प्रॉब्लम फेस की, और क्या उन्होंने फर्दर उसके अगेंस्ट फिर रिएक्ट किया. और उसके बाद January 3 को किसी तरह उन्होंने वाटर लेवल को कम किया अपनी शिप में से, और अब अंडर कंट्रोल थी सिचुएशन, तो वो लगभग 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. लेकिन फिर भी कहीं पर बहुत ज्यादा लीकेज था, राइट. और अब कील के आसपास देखो, कील क्या होता है, जो बड़ी सी बोट्स होती है उनके इस तरह से एक बैलेंस के लिए एडिशनल बल्ज्ड पोर्शन होता है, इसको कील कहा जाता है. तो उनका जब उन्होंने चेक किया तो लगभग उनकी बोट की जो मेन बॉडी थी, रिब फ्रेम जो उनका मेन स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से डैमेज्ड था, पूरा कील तक, राइट. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. कुछ भी बैलेंस करने के लिए था ही नहीं, इतना डैमेज वो हो चुका था. कुछ कबर्ड के पार्टीशंस थे जो अब बोट को बैलेंस कर रहे थे, राइट. स्टारबोर्ड हल क्या होता है, हल जो ये पूरी की पूरी बॉडी जिससे बनी होती है, इस पूरे पोर्शन को हल बोला जाता है. तो राइट साइड तो कुछ भी बैलेंस कर ही नहीं पा रहा था, सिर्फ कार्डबोर्ड के पार्टीशंस या पूरी शिप को बैलेंस कर रहे थे. एंड वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. अब इन्होंने प्लान किया था इनिशियली कि ये प्लिमथ इंग्लैंड से अपनी जर्नी शुरू करेंगे और ऑस्ट्रेलिया इनका फाइनल डेस्टिनेशन था, बट 15 आवर्स तो इन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिए हैं अभी फिलहाल इस सिचुएशन में. बट इनको समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच पाएंगे ऐसे वेव वॉकर को ले जाकर. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. फिर उन्होंने अपना चार्ट वगैरह खोला, सारा मैप्स वगैरह चेक किया, एंड दे फाउंड आउट कि लगभग ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ 100 किलोमीटर्स में 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और उनमें से एक है ईल एम्स्टरडैम. इट वाज द नेम ऑफ द आइलैंड. ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ नहीं मिलेंगे, बट इनको लैंड एटलीस्ट मिल जाएगी. आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. अब इनके लिए इस पूरे वाइड ओशन में सिर्फ यही छोटी छोटी सी स्पेसेस थी, छोटे छोटे ही होप्स थे जो इन्हें नजर आ रहे थे बचने के, राइट. पिनप्रिक्स का मतलब होता है सर्च फॉर आइलैंड्स इन द वास्ट ओशन. अब इतने बड़े ओशन में वो छोटा सा आइलैंड क्या ही है ना, नेग्लिजिबल स्पेस है, बट अभी इनके लिए वही सब कुछ था. But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन जब तक विंड और सी का जो है थोड़ा सा स्पीड में कमी नहीं आ जाती, ये खत्म नहीं हो जाते, अबेटेड का मतलब होता है जब ये डिमिनिश नहीं हो जाते, तब तक ये अपनी सेल को हॉइस्ट नहीं कर सकते. वरना जैसे ही सेल हॉइस्ट होगी, ये अपने हिसाब से जहां विंड की स्पीड होगी, जहां वेव्स जाएंगी, उसी तरफ इनकी शिप जो है वो मूव करने लगेगी. तो इनके अकॉर्डिंग तो ये स्टेयर नहीं कर पाएंगे, राइट. आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. तो इनके चांसेस बहुत कम थे जब तक विंड और वेव्स जो है खत्म ना हो जाए. The great wave had put our auxiliary engine out of action. और ये भयंकर वेव ने उनकी जो एक्स्ट्रा इंजन था, ऑक्सिलरी इंजन यानी जो हेल्पिंग इंजन था, उसको भी इनएक्टिव कर दिया था, उसको भी डैमेज कर दिया था. नाउ ऑन January 4th, 2 जनवरी को सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब थी. 3 जनवरी को देवर प्लानिंग की कैसे कैसे वो अभी काम करे. उनको फाइनली ईल एम्स्टरडैम का समझ में आया कि अब यहाँ ही जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है. और 4 जनवरी को 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water.
वो लगातार 36 घंटे से पंपिंग कर रहे थे और फाइनली अब आखिरी कुछ सेंटीमीटर का पानी उनकी बोट पर, उनकी शिप पर बचा था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब बस जो पानी बार बार अभी भी अंदर आ रहा है उसको हमें थोड़ा कंट्रोल करना था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. हम अपने मेन मास्ट पर कोई सेल लगा ही नहीं सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. क्योंकि अगर वो मास्ट हमने उस पर सेल हॉइस्ट कर दिया, सेल आप समझ रहे हो ना, दैट क्लॉथ, दैट ट्रायंगुलर क्लॉथ, राइट, या रेक्टेंगुलर क्लॉथ, किसी भी शेप का हो सकता है. तो उससे क्या रहेगा, एक वेट पड़ेगा, एक प्रेशर डेवलप होगा. सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब. तो वो नहीं कर सकते तो इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिब को हॉइस्ट किया. वो थोड़ा सा छोटा होता है साइज में. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. और फिर इन्होंने सोचा कि अगर वेट करेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे. स्टॉर्म जिब ही इन्होंने रेस कर दिया, हॉइस्ट कर दिया, और जहां इनका प्लान था जाने का ये वहां की तरफ निकल गए. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स. खाया भी नहीं था इतने दिनों से, तो फाइनली कुछ जो भी थोड़ा बहुत इन्हें मिला उसमें क्या मिला, कॉर्न्ड बीफ और क्रैकर बिस्किट्स इनको मिले खाने के लिए. और इन्होंने पिछले 2 दिन में अपनी पहली मील 4 जनवरी को खाई. बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. ये जो रेस्ट था ये कुछ ही देर का था, शॉर्ट लिव्ड था, बहुत ही शॉर्ट पीरियड का था. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. फिर से 4 बजे पीछे black clouds आने लगे. Within the hour the wind was back to 40 knots. और अब wind की speed हो गई थी लगभग 40 knots, right? And the seas were getting higher, waves were getting higher, और ऊंची ऊंची waves आने लगी. The weather continued to deteriorate. Deteriorate मतलब होता है worsen, और बेकार होना, बद से भी बदतर होना, राइट. सो वेदर और डिटीरियोरेट होने लगा थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात. एंड जनवरी 5 की मॉर्निंग में यार सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और सिचुएशन इनकी बेकार होती चली गई. नाउ व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. अब उनको समझ में आ रहा था कि कोई चांस तो है नहीं, तो वो बच्चों के पास चले गए मिलने के लिए. और वहां पर उनके बेटे ने उनसे क्वेश्चन रेज किया कि आर वी गोइंग टू डाई, क्या अब हम मरने वाले हैं. I tried to assure him that we could make it. अब थोड़ी वो अपने बच्चे से बोल देंगे नहीं बेटा अब कोई चांस नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको अश्योरेंस दिया कि अरे हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा. पेरेंट्स देखो ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हो वो कभी भी रिवील नहीं करेंगे कि कितना स्ट्रेस और कितना ट्रॉमा उनको इस मोमेंट में हो रहा है. वो हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करेंगे अपने बच्चों के लिए. तो बिल्कुल ऐसा ही गॉर्डन कुक ने किया. एक पॉजिटिव होप उन्होंने अपने बच्चे को दी. डैडी, ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. लेकिन देखो किस तरह से जॉन उल्टा अपने फादर को होप दे रहा है. बट हमें डर नहीं लगता है अगर हम साथ में है तो, राइट. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग. हमें मरने से डर नहीं लगता है डैडी. यू एंड मम्मी, सू एंड आई, हम चारों तो साथ में है, वी आर टुगेदर, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. पास तो कोई शब्द ही नहीं थे कि मैं रिप्लाई कैसे करूं. इतना छोटा बच्चा इतनी समझदार बातें कर रहा है. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. लेकिन इस बात ने, जॉन की इस बात ने गॉर्डन कुक की उस डिटर्मिनेशन को और इन्हांस कर दिया, एग्जैजरेट कर दिया. नॉट एग्जैजरेट तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, इन्हांस कर दिया, इंप्रूव कर दिया, इंक्रीज कर दिया. क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो अब यहाँ से निकल के रहेंगे, जो भी लगेगा वो करेंगे. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. अब देखो उनके पास था कुछ नहीं, बट अब डिटर्मिनेशन आ गई, उनको वो फाइट करने की स्पिरिट आ गई. जॉन के उन वर्ड्स ने उनको होप दे दी थी. तो उन्होंने क्या प्लान किया कि अब मैं किसी भी तरह वो जो राइट साइड है, जो स्टारबोर्ड साइड है, उसको मैं कैसे भी कंट्रोल करूंगा, ठीक करूंगा. और जो भी अनडैमेज्ड पोर्ट है हल्का, राइट, फेसिंग दी ऑनकमिंग वेव्स, मतलब वो वेव्स को झेल रही है, जो भी अनडैमेज्ड है वो तो झेल रही है वेव्स को, लेकिन जो डैमेज्ड पोर्शन है उसको ठीक करना है मुझे. तो उन्होंने क्या किया, एक इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर बनाया. इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट जब आप चीजों को क्रिएट करते हो. जैसे कई बार होता है ना, आपको होमवर्क दे देती है टीचर्स और आप करके नहीं आते हो, और फिर नेक्स्ट डे आपसे क्लास में मान लो पूछ लिया, कोई टॉपिक पे आपको याद करने बोला, आप नहीं करके आए हो और आपसे नेक्स्ट डे पूछ लिया. तो अगर आप ऑन द स्पॉट कुछ भी अपने हिसाब से बताते हो और वो सही हो जाता है तो उसको इम्प्रोवाइज करना बोलते हैं. आपने थोड़ा बहुत 1-2 वर्ड्स अपने दिमाग में फटाफट से देखे, अपने फ्रेंड से पूछे और उसके हिसाब से आपने अपना आंसर फ्रेम कर लिया. सो दैट इज इम्प्रोवाइजेशन. ऐसा ही बिल्कुल गॉर्डन कुक ने किया. जो भी उनके आसपास मटेरियल था उससे उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और एक सेल्फ मेड एंकर बनाया.
राइट। एंकर आपने देखा था ना, जो ऐसे फेंक के अटकाने के लिए होता है, तो उन्होंने कैसे बनाया, अब इसको देखो, एक नायलॉन रोप लिया उन्होंने और 2 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स लिए पैराफिन के, राइट। तो अच्छा वेट भी मिल गया और उसको कंट्रोल करने के लिए वो रोप भी मिल गई, इन्होंने ये एंकर बना दिया। Now that evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in to the broken planks. अब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है साथ में बैठे, क्योंकि अब उन्हें होप्स नहीं थी कि कुछ भी अच्छा होगा, राइट, क्योंकि पानी जो है वो भरते ही चला जा रहा था, भरते ही चला जा रहा था, और शिप का कहीं ना कहीं मोशन भी अब कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर। हमें समझ में आ गया कि अब हम नहीं बच पाएंगे, एंड इज एक्सट्रीमली नियर। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, लेकिन किसी तरह वेव वॉकर उस स्टॉर्म से भी बाहर निकल गया। मानना पड़ेगा भाई बोट को भी, आई मीन इस शिप को भी, कि सब कुछ कंट्रोल कर लिया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 की मॉर्निंग में विद विंड ईजिंग, विंड थोड़ा अब कंफर्ट में आ गई थी, ईजी हो गई थी, शांत हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्सटेंट, इन्होंने इसको देखकर एक रीडिंग लेने की कोशिश की। एंड बैक इन द चार्ट रूम, जहां पर वो सारी प्लानिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया। विंड स्पीड्स का कैलकुलेशन हुआ, चेंज ऑफ कोर्स कि भाई कितना डायरेक्शन में हमें मूव करना है, स्पीड हो गया, ड्रिफ्ट फोर्स, सब कुछ, करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन। उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश की कि हम एग्जैक्टली अभी कहाँ हैं, कितना डिग्रीज हमें मूव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब कुछ उन्होंने अपनी रीडिंग्स निकाली। Best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. बेस्ट ही कुड अंडरस्टैंड, ये सारा का सारा उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया, इससे जो उन्हें बेस्ट समझ में आया वो ये था कि हम लगभग 150,000 किलोमीटर के इस ओशन के बीच में क्या ढूंढ रहे हैं, एक 65 किलोमीटर का वाइड आइलैंड। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन वो उन्होंने ठान लिया था कि अब उन्हें करना ही है। तो व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, उनकी बेटी उनके पास आती है, बेचारी दर्द में, उसको चोट लगी हुई है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स। लेफ्ट साइड उनकी आंख के ऊपर ऑलरेडी चोट लगी हुई थी, सर पे वो बहुत ज्यादा स्वोलन था, और जो उसकी आंखें थी जो पहले पूरा ब्लैक हो चुकी थी, नाउ उनमें कट्स दिखने लगे थे, राइट, स्लिट्स, पार्टीशन हो गया था। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने कार्ड दिया अपने फादर को। इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी शी वाज सक्सेसफुल मेकिंग अ कार्ड, राइट। तो उन्होंने कार्ड दिया। उस कार्ड में क्या था, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। उन्होंने फ्रंट पेज पर क्या बनाया था, सू ने कैरिकेचर बनाया था ना। कैरिकेचर आपने देखा होगा इस तरह से, जिसमें बड़ा सा फेस होता है और छोटी सी बॉडी होती है, तो ये काफी फनी सी इमेज रहती है। तो सू ने बिल्कुल ऐसा फनी सा एक कैरिकेचर बनाया अपने फादर और अपनी मदर का, और उसमें क्या लिखा था अंदर कि देखो ये कुछ फनी पीपल है, क्या इन्हें देखकर आपको हंसी आ रही है। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था। क्या था, ओह आई लव यू बोथ, कि आई लव यू माई पेरेंट्स, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, ये आप दोनों के लिए एक थैंक यू कार्ड है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। somehow we had to make it, अब हमें किसी भी तरह ये करना ही करना है। सो जोनाथन की बातों ने और सू के इस जेस्चर ने होप जो है कंटिन्यूड रखी, डेवलप्ड रखी। सो आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। अब गॉर्डन कुक और इंस्पायर हो गए। सो बार बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक करने लगे कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस, उनका मेन कंपस खो चुका था। वो एक एक्स्ट्रा जो स्पेयर उनके पास पड़ा था वो यूज कर रहे थे, जिसका कि मैग्नेटिक वेरिएशन भी खराब था, तो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिलने वाले थे। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो फिर भी उन्होंने इससे काम चला लिया, और उन्होंने बोला कि भाई हाँ, अब अगला करंट जो भी अगला वेव्स आएंगी वो कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आएंगे। उन्होंने सारा का सारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। अबाउट 2 PM, और 2 बजे के आसपास, आई वेंट ऑन डेक, डेक पर चले गए और लैरी को बोला टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने लैरी को ऑर्डर दिया कि 185 डिग्रीज में आपको शिप को मूव करना है। अगर हम लकी हुए
तो 5 बजे के आसपास उन्होंने क्या एक कन्विक्शन दिया, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दिया कि अगर हम लकी रहे तो जैसी मेरी कैलकुलेशन है और जितना मूव हमने किया है उस हिसाब से हम लोग 5 बजे के आसपास एक्सपेक्ट करेंगे कि एक आइलैंड हमें नजर आएगा। उससे पहले तो नहीं, बट अपनी प्लानिंग के हिसाब से उन्हें लगभग 5 बजे के आसपास आइलैंड नजर आ सकता है। एंड देन विद अ हेवी हार्ट, काफी डिसअपॉइंटेड वो थे कि क्योंकि सब कुछ लक के ऊपर था, ही वॉज नॉट रियली श्योर अबाउट इट, राइट। आई वेंट बिलो, वो नीचे आ जाते हैं डेक से, अपने बंक बेड पर जाते हैं और अमेजिंगली इनको नींद भी आ जाती है। ही डोज्ड ऑफ, मतलब ही स्लेप्ट, ये थके हुए भी थे, राइट। एंड व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब उनकी नींद खुली 6 बज चुके थे। अब 5 बजे उनको आइलैंड दिखना था एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने वाला था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, उन्हें समझ में आ गया कि भाई गया आइलैंड, टूट गया आइलैंड। अब जो आखिरी होप थी बचने की वो भी नहीं रही। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जितने सेल हमारे पास अभी बचे हुए हैं जो वो क्लॉथ मास्ट पर लगाए जाते हैं, उन सेल्स की बात हो रही है। मैं बार बार आपको सेल वर्ड से रिमाइंड करवा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सेंटेंसेस में। तो जो सेल हमारा ये बचा हुआ है, इसको लेकर तो हम लोग नहीं इस वेस्टर्ली विंड से बच पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ही बिकेम होपलेस, बट सडनली उस मोमेंट में अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक। एक बहुत ही मेस्ड अप हेड, मतलब अनटाइडी सा हेड वहां पर बंक में निकल कर आता है उनके पास। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, और जॉन उनका बेटा होता है वो पूछता है कि कैन आई हैव अ हग, एक हग मिल सकती है क्या पापा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, पीछे से उनकी बेटी आती है। Why am I getting a hug now? वो बड़ा कंफ्यूज थे कि अरे मुझे गले क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो वो क्या बोलते हैं देखो, because you're the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. जॉन ने बोला because आप बेस्ट हो, आप बेस्ट डैडी हो, आप बेस्ट कैप्टन हो। Not today John, I'm afraid। अब वो उन्हें लगता है कि शायद ये बटरिंग कर रहे हैं बच्चे, या फिर से मुझे इंस्पायर करने आए हैं, मोटिवेट करने आए हैं, तो अपने बच्चों को क्लियरली बोलते हैं यार आज नहीं जॉन, मुझे डर है कि अब हम बच नहीं पाएंगे। Why? You must be, said Sue in matter-of-fact voice. You found the island. But क्यों? आप क्यों डरे हुए हो? आपको तो, आप सच में, आप बहुत, आप हमें इंस्पायर करते हो। So, वो बहुत ही प्लेन वॉइस में, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती है कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है, यू फाउंड द आइलैंड। व्हाट, आई शाउटेड, एंड गॉर्डन कुक वाज शॉक्ड। भाई उनकी प्लानिंग तो थी कि 5 बजे के आसपास दिखेगा, बट उस हिसाब से उनको अब डिसअपॉइंटमेंट लगी हाथ कि भाई शायद छूट गया है आइलैंड हमारे हाथों से। बट व्हेन ही गॉट टू नो कि आइलैंड उन्हें नजर आ रहा है, नजर आ चुका है, he was extremely shocked and it's out there in front of us, they chorused as big as a battleship। वो क्या बताते हैं बच्चे कि वो सामने ही है हमारे, बिल्कुल एक बैटलशिप जितना बड़ा है ना। बैटलशिप इज बेसिकली अ शिप विच इज यूज्ड इन अ वॉर, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बट एक बैटलशिप जैसा है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Eel Amsterdam। वो भागकर डेक पर जाते हैं और जैसे उनको वो नजर आता है आइलैंड, he was so happy, वो relieved फील करते हैं जब उनको ईल एम्स्टरडैम की शार्प आउटलाइन नजर आती है, दिखने लग जाता है कि अच्छा ये रहा ईल एम्स्टरडैम। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, और ऐसा कुछ बहुत सुंदर नहीं था उस आइलैंड पर। ब्लीक, एकदम लैक ऑफ वेजिटेशन है ना, कलरफुल भी नहीं था, बहुत ही क्योंकि वो वहां पर लोग भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बेकार सा लैक ऑफ वेजिटेशन वाला आइलैंड भी गॉर्डन कुक को दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था। क्यों लग रहा था, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ऑब्वियसली क्योंकि भाई उस ब्लीक आइलैंड को देखकर ही उन्हें होप आई कि अब हम बच जाएंगे। उनके लिए वही सबसे बड़ा रिलीफ था, एटलीस्ट इतने टाइम पानी में सरवाइव करने के बाद पीस ऑफ लैंड तो उन्हें नजर आया, तो उसका अपीयरेंस उनके लिए मैटर नहीं करता है। ऑल दैट मैटर्स वाज कि किसी तरह अब उनकी जान जो है बच जाएगी, दे कुड बी सेफ नाउ। सो वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और उन्होंने क्या किया, जैसे एंकर का क्या काम होता है कि वो कहीं पर हुक हो जाता है और स्टेबल रहता है फिर शिप आपका, तो उन्होंने क्या किया, वो एंकर वहां पे कर दिया, जो भी उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड अपना एंकर बनाया था पैराफिन के उन बैरल से और उस नायलॉन रोप से, उन्होंने उसको हुक कर लिया शोर पर, किनारे पर। और नेक्स्ट मॉर्निंग जितने भी वहां के आइलैंड के इनहैबिटेंट्स थे, वहां के नेटिव्स थे, जो लोग वहां रह रहे थे, वो बड़े खुश हो गए क्योंकि उन्होंने भी हेल्प किया उनको किनारे आने में।
सो नाउ दे वर सेफ। एंड जैसे ही गॉर्डन कुक ने अपना पैर जो है जमीन पर रखा, विद लैंड अंडर माई फीट अगैन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। जैसे ही मैंने अपने पैर जो है जमीन पर रखे, मेरे दिमाग में एकदम से लैरी आया, हर्ब आया, राइट क्योंकि पूरा टाइम दे वर सो चीयरफुल। एक बार भी उन्होंने ऐसा ब्लेम नहीं किया कि पता नहीं क्यों हम इसके साथ ट्रिप पर आ गए, इस वॉयज पर आ गए। दे वर ऑप्टिमिस्टिक, वो बहुत ही होपफुल थे अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। डायरेस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस स्ट्रेस में भी वो दोनों ही क्रूमैन दे वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। एंड ऑफ मैरी, फिर उनके दिमाग में उनकी वाइफ भी आती है जो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंटिन्यूसली स्टीयरिंग व्हील के पास रहकर इतने क्रूशल आवर्स में, इतने इंपॉर्टेंट आवर्स में उनके साथ खड़ी रही। एंड सबसे ज्यादा उनके दिमाग में वो छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, उनकी 7-year-old गर्ल जो बिल्कुल भी अपने फादर की टेंशन नहीं बढ़ाना चाहती थी, डिस्पाइट ऑफ अ हेड इंजरी, सर पे चोट लगने के बाद भी, जो लगभग पता है इस इंसिडेंट के बाद कम से कम उसके 6 माइनर ऑपरेशन हुए टू रिमूव अ रेकरिंग ब्लड क्लॉट। उस बच्ची का ब्लड क्लॉट हो चुका था स्किन एंड स्कल के बीच में, इतना मेजर उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसने अपने फादर को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि शी इज इन पेन, राइट। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु इज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उनके दिमाग में उनका बेटा भी था जो उनके लिए कई बार ऐसा उनको मोटिवेट कर रहा था बोल बोल कर दैट ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे आर गोइंग टू बी टुगेदर। सो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ वी विल क्विकली मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। पूरे चैप्टर में आपने देखा कि हमारे पास सी से रिलेटेड बहुत सारी वोकैबुलरीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, प्लस वी ऑल्सो गॉट टू नो कि इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, राइट, वॉट दैट मैटर्स, ऑल दैट मैटर्स इज कि आप कैसे अपना पीस ऑफ माइंड रखते हो, आप कैसे अपनी काम मेंटेन करके रखते हो ताकि इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप आराम से निकल सको। एंड यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी हमने इस चैप्टर में सीखा। नाउ विल क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? ये तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या देखा, इस पूरी की पूरी सिचुएशन में दो अलग अलग रिएक्शंस थे। एल्डर्स का अलग रिएक्शन था, बच्चों का अलग रिएक्शन था। यूजुअली क्या होता है, बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन एल्डर्स फिर भी थोड़ा सा काम बनाए रखते हैं। ऑल्दो यहाँ पर हमने थोड़ा सा उल्टा सा सिनेरियो देखा। गॉर्डन कुक एंड मैरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वो थोड़ा होपलेस हो भी गए थे, लेकिन उनके बच्चों ने फिर भी वो फेथ रखा अपने फादर पर कि ही इज गोइंग टू हेल्प अस एनी हाउ, राइट। दे वर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, दे वर पॉजिटिव कि भाई फादर जो है वो उन्हें सेव कर ही लेंगे। नाउ सो कैसे इस आंसर को फ्रेम करा जाएगा, there was a lot of difference between the way in which the adults and children reacted when they faced danger. बहुत ज्यादा डिफरेंस था adults और बच्चों के रिएक्शन में। While the adults lost hope, बच्चों ने अपनी होप खो, adults ने अपनी होप खो दी थी and waited for their end with a heavy heart, right? ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी by the end उन्होंने अपना होप जो है वो खो दिया था। एंड द चिल्ड्रन दे मोटिवेटेड देम, बच्चों ने उल्टा उन्हें मोटिवेट किया। फिर चाहे वो सूजन का कार्ड हो, फिर चाहे वो जॉन की मोटिवेशनल बातें हो, दे ऑफर्ड मॉरल सपोर्ट टू द अडल्ट्स, वो बड़ों को मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। लिटिल गर्ल सू डिड नॉट रिपोर्ट हर इंजरीज, बच्ची जो थी सूजन उसने अपनी इंजरीज के बारे में नहीं बताया। इंस्टेड शी ट्राई टू कंफर्ट हर पेरेंट्स विद द कार्ड, राइट, अ थैंक यू कार्ड उसने दिया। जॉनथन एक्सप्रेस्ड हिज फियरलेसनेस, जॉनथन ने अपना डर वो कैसे डर का कंट्रोल जो था, अपनी फियरलेसनेस वो कैसे दिखाया, और वो अपने फादर को करेज प्रोवाइड की उसने जब ये स्टेटमेंट दी दैट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी आर ऑल टुगेदर, है ना। एग्जैक्ट मैं तो नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने किया है, व्हेन ही सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ दे ऑल कुड बी टुगेदर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस? कैसे ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी हो लेकिन ऑप्टिमिज्म मेंटेन करके रखते हैं, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। अगर आप वो पॉजिटिव होप बना के रखते हो तो कैसे वो हेल्प करता है आपको किसी भी तरह के स्ट्रेस से टैकल करने में। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। Now, one who keeps his face to the sunshine has no fear of shadows. देखो ये फ्रेज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कोट्स का यूज करते हैं जस्ट टू इनहांस
कि कितना अच्छा 11th क्लास के बच्चे लिख सकते हैं। सो जिसको भी सनशाइन फेस करना होता है ना, उसको शैडोज का डर नहीं होता है। जो ऑप्टिमिस्टिक होता है उसको फेलियर्स का डर नहीं होता है। एंड नथिंग इज टू डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर वन हु गोज ऑन एंड ऑन विद पॉजिटिव होप। अब क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होने की वैल्यूज बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है, तो आपको अपना आंसर को शुरू भी ऐसे करना है कि आप उसमें पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस बताओ, ऑप्टिमिज्म की इंपॉर्टेंस बताओ, राइट। एंड फिर आपको प्रूफ देना है, प्रूफ देना है कि कैसे इस स्टोरी में आपने ये ऑप्टिमिज्म देखा। नाउ द स्टोरी कन्वेज द सेम आइडिया, राइट। स्टोरी में यही आइडिया प्रेजेंट किया गया है कि बिना करेज, बिना ऑप्टिमिज्म के तो एनीवे कुछ नहीं होने वाला था, राइट। दे केप्ट फाइटिंग द स्टॉर्म विद रेयर करेज। वो जो रेयर करेज उन्होंने दिखाया, वो उससे लड़ते रहे, बच्चे हो फिर चाहे वो बड़े हो। फॉर इवन द यंग किड्स ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जो छोटे बच्चे थे वो भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन गए। जब जो एल्डर्स थे ना, यहाँ पर दे जो यूज हुआ है ये अडल्ट के लिए यूज हुआ है, जब अडल्ट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, ठीक है। दस कुक स्टोरी प्रूव्स दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। उसके बाद आप लास्ट लाइन में अपने क्वेश्चन का एक कंक्लूजन प्रेजेंट कर दोगे एंड दैट इज हाउ योर आंसर इज कंप्लीट, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do you think that the narrator called Eel Amsterdam the most beautiful island in the world? मैंने आप लोगों को कहा था इससे क्वेश्चन बनता है। नरेटर ने ईल एम्स्टरडैम को सबसे सुंदर आइलैंड क्यों बोला, और आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। सिंपल सी बात है, देखो भले ही वो ईल एम्स्टरडैम छोटा सा था, बहुत बड़ा सुंदर सा फुल ऑफ वेजिटेशन वाला आइलैंड नहीं था, वहां पर वोल्केनिक कॉम्पोजिशन था, बहुत ही लिमिटेड वेजिटेशन थी, फिर भी ईल एम्स्टरडैम अपीयर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड टू द नरेटर। गॉर्डन कुक को वो फिर भी सबसे सुंदर लगा। उसका रीजन क्या था? क्योंकि उस आइलैंड ने उनको सेफ्टी प्रोवाइड की, शेल्टर प्रोवाइड किया ह्यूज वेव से, और इनफैक्ट उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि वो अपने डैमेज्ड शिप को रिपेयर कर सके, ठीक है। सो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं के अराउंड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, आपको कुछ चीजें और याद रखनी है इस चैप्टर से, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जनवरी 2 की डेट। इस टाइम पर क्या हुआ था, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, ये भी आप अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि जनवरी 2 को क्या डिजास्टर उन्होंने फेस किया था, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया फाइनली एंड वेव वॉकर को कंट्रोल में रखा। एंड ऑल्दो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो तो चुका था, लेकिन फिर भी बाय द एंड दे मैनेज्ड टू सर्वाइव द ट्रेचरस सिचुएशन, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप आपको हर एक लाइन, हर एक फ्रेज अच्छे से समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much, and if you have any doubt, let me know in the comment section. और remember, मैंने आपको initially भी बोला था that you have to make a sentence using honing our seafaring skills, तो वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा comment section में। Thank you so much and I will see you in the next video.